नमस्कार। आपकी बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। कर्नाटक में आखिरकार कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला हो गया। सिद्धारमैया 20 मई को मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। DK शिवकुमार बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। उस मौके पर कांग्रेस ने देश के विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी, विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं विपक्षी दलों की तरफ से, उनको भी बुलाया है और उनकी कोशिश है कि इस मौके पर, उस मंच पर से वो एक संदेश दें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। ये करने की ज़रूरत उनको इसलिए महसूस हो रही है कि कई लोगों का ये मानना है, कई लोगों ने, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उन लोगों की तरफ से कर्नाटक के जीत के पीछे जो वजहें रही हैं और इस जीत से जो संदेश आया है वो पूरे देश में अगर फैलता है, उसको बढ़ाया जाता है, तो विपक्ष शायद केंद्र से बीजेपी की सरकार को 2024 में हटा सकती है। ये जो राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पंडित हैं, इनकी जो सोच है, उनके हिसाब से वो जो तर्कों का हवाला दे रहे हैं वो कई सारे हैं और आप उनसे वाकिफ़ हैं। मसलन जैसे कुछ एक तर्क आता है कि ये तो हिंदुत्ववादी ताकतों की हार हुई है, देश नकार रहा है। ये नया कुछ नहीं है कि जब जब कभी भी बीजेपी हारती है तो यही कुछ कहा जाता है। दूसरा ये कहना है कि भाई सारे विपक्षी दल अगर एक हो जाते हैं तो ये संभव है, एक ही उम्मीदवार सिर्फ खड़ा हो बीजेपी के खिलाफ में, तो ये हो सकता है। अरिथमेटिकली लगता है कि शायद ये संभव हो, लेकिन पॉलिटिकली ये उतना आसान नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें ये मानने की बात हो जाती है कि वो सभी पार्टियां, हर एक छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब कुछ अपनी आइडेंटिटी को वो बिल्कुल गौन कर दें और किसी एक दल के नेता के साथ में वो खड़े हो जाए। उस राज्य में, अलग अलग राज्यों की बात हो रही है, वहाँ पे जो सबसे मजबूत पार्टी है उसको मिलना चाहिए, उसमें आप दूसरी पार्टियाँ नहीं आए, तो उसके हिसाब से तो फिर ये आसान नहीं होगा। और इसी के लिए ये पेचीदगी है, इसी के लिए वो बार बार यहाँ से वहाँ दौड़ने की बात हो रही है। क्या कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कहाँ तक संभव हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये हो पाता है तो जो पंडितों के हिसाब से की जो सोच है, उनके हिसाब से कि अगर ये होता है तो मुसलमानों का वोट आपको एकमुश्त मिल जाएगा। यानी जिस तरीके से कर्नाटक में 90% के करीब एकमुश्त तरीके से मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट किया, यही चीज़ वो दोहरा देगा अगर विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार अगर कहीं पे खड़ा होगा। संभव है आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये अजूबा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुसलमान हमेशा से बीजेपी के विरोध में ही वोट करते आया है और जो भी जीतने वाला लगता है उसी के पक्ष में वो ज़्यादा वोट करते आया है। शायद कुछ परसेंटेज आप ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जहाँ से 60% करते थे यार 80% कर दो, लेकिन ये बताना साथ में वो भूल जाते हैं कि मुस्लिम अपने आप में देश के 543 लोकसभा के जो चुनाव क्षेत्र हैं, कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, उसमें महज 15 ऐसी कंस्टिट्यूंसी हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा हैं और वो 4 पश्चिम बंगाल में हैं, 2 राज्यों में, एक असम में, दूसरा जम्मू कश्मीर में, 10 हो गई। 2 आपकी केरल में हैं, एक बिहार में है किशनगंज, एक आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और एक लक्षद्वीप है। ये 15 ही कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पे आप 50% से ज़्यादा मुसलमानों को पाएंगे और वहाँ पे हाँ एक मुश्त वोट अगर वो करेंगे तो भी ये के खिलाफ ही करेंगे। दूसरे तरफ अगर जहाँ 50% से कम है, 40% के करीब हैं, 30-35 अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में वो वैरी करता है। तो यही जो राजनीतिक पंडित हैं वो हमेशा ये कहते रहे हैं जब जब कभी विपक्ष की हार होती है कि दरअसल ये काउंटर पोलराइजेशन हो जाता।
तो अगर जब एक ही कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे और एक तबके का, एक समुदाय का लोग अगर सिर्फ उसी के पास वोट करने के लिए जा रहा होगा, तो काउंटर पोलराइजेशन से इनकार कैसे कर सकते हैं, उसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं। गाहे जाने अनजाने आप तथाकथित हिंदुत्व ताकतों को आप बढ़ावा दे देंगे। तो ये आपका ये तर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन एक मैसेज जो आ रहा है, वो मैसेज बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मैं जो पंडितों की, राजनीतिक विश्लेषकों की एक और बात कही जा रही है, और वो ये कही जा रही है कि बीजेपी में मोदी के अलावा तो कोई नेता है ही नहीं, और देश में मोदी की ही बात चलती है। मोदी के अलावे अगर मोदी को वोट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि देश में बीजेपी नहीं होगी। भाई मोदी सही कह रहे हैं, सर्वमान्य नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं उस पार्टी के, तो उनको तो देश का एक एक आदमी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बीजेपी में और भी कई नेता हैं, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। पहचान की जहाँ तक बात होती है, जिसको देश की जनता जानती है शायद। लेकिन अगर हम पार्टी के संदर्भ में बात करते हैं तो उनसे मेरे सिर्फ ये चीज़ कहना है कि भाई, उदाहरण के तौर पे ममता बनर्जी के अलावे तृणमूल कांग्रेस के किस नेता को देश की जनता जानती है? अखिलेश यादव के अलावे समाजवादी पार्टी के किस नेता को देश की जनता जानती है? नीतीश कुमार के अलावे जनता दल यूनाइटेड के किस नेता को देश की जनता जानती है? MK स्टालिन के अलावे देश की जनता किस DMK नेता को जानती है? माफ़ कीजिएगा, शायद जानती है, A राजा को ज़रूर जानती है, वो याद होगा लोगों को। उसी तरीके से YSRCP के जगन रेड्डी के अलावे किस नेता को जानती है? बीजू जनता दल में नवीन पटनायक के अलावे किस नेता को जानती है? BRS के चंद्रशेखर राव के अलावे किसको जानती है? तो ये तर्क ये अपने आप में दम नहीं रखता है। उनके बदौलत तो आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं जीत सकते। अपने प्रदेश को छोड़ के वहाँ पे अगर आप जीत लेंगे तो जीत लेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे आप एक भी वोट ऐड किसी भी विपक्षी दल को, कोई भी नेता किसी दूसरे विपक्षी दल को नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जो मैंने कहा कि वो चिंता की बात है, और वो चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बहुत पहले से हम लोगों को कुछ बातें बताई गई प्रबुद्ध लोगों की तरफ से। अर्थशास्त्री जो थे, दिग्गज अर्थशास्त्री जो लोग थे, नोबेल लॉरिएट्स जो हैं, जो विदेशों में उनका बहुत बड़ा नाम है, उन सबों ने पिछले कई दशक से यही चीज़ कहते रहे कि सब्सिडी सबसे बड़ा रोड़ा है इस देश की प्रगति में। लोगों को गरीब बना के रखने में सब्सिडी का सबसे बड़ा रोल है। इसी की वजह से देश की उन्नति नहीं होती, मध्यम वर्ग आगे नहीं बढ़ता, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता, देश के पास उतनी संपदा नहीं है, संसाधन नहीं है कि वो सब किसी का ख्याल रख सके। तो सब्सिडी के खिलाफ उनका चलता था, नारा होता था, कहा जाता था कितनी सब्सिडी दोगे यार, किसानों को भी सब्सिडी देते हो, फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी देते हो, पेट्रोल पे भी सब्सिडी देते हो, डीजल पे भी सब्सिडी देते हो, बिजली पे भी सब्सिडी देते हो, इतनी सब्सिडी कैसे चलेगी, यहाँ तक कि PDS पे भी सब्सिडी देते हो। ये इन्हीं अर्थशास्त्रियों का, अर्थज्ञानियों का कहना होता था, और ये तब कहते थे जब ये सत्ता के करीब हुआ करते थे। लेकिन अब परेशानी ये है कि सत्ता के कॉरिडोर से जब ये दूर चले गए तो अपनी ही ये इन कही हुई बातों को, जो कि सही बात है कि ये बाधक होता है, वो अपनी इन बातों से मुकर गए और वो कहे कि नहीं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन उन्होंने सावधानी बरती कि लोग हमला करेंगे कि आप तो सब्सिडी की खिलाफत करते थे, आप सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नया जामा पहनाया, 2-3 तरीके के नाम दे दिए। पहला नाम दे दिया उन्होंने डोल, पैसे दे दो, 2,000 रुपये दे दो, 4,000 रुपये दे दो, 6,000 दे दो। दूसरा कह दिया फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का पानी, ये दे दो।
तीसरा कह दिया टैक्स नहीं दो, नो वाटर टैक्स, नो हाउस टैक्स, ये कम कर दो। और उसके अलावे गारंटी और राइट, ये दो उन्होंने वोकैबलरी जो है वो जनता के सामने में रख दी है, राजनीतिक दलों के सामने में रख दी है। फिर क्या था, कई राजनीतिक दल उसकी शुरुआत कर दिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे ज़्यादा राइट्स की, गारंटी की, फ्री की, ये सारी चीज़ें वो चला चुकी है, उसका फ़ायदा भी उसको मिलता है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो वो 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने कुछ इसी तरीके की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए कि जनता ने उनको मौका नहीं दिया। लेकिन इस बार वो वहाँ पर कर्नाटक में सफल होते हुए नज़र आए। अब ये सफल हो गए, नतीजा अगर ऐसा आ गया और उसी चीज़ को करने की बात, अगर उसी फॉर्मूले को अप्लाई करने की बात अगर होती है तो ये थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। परेशानी का कारण बाद में, चूँकि वो सरकार में आएंगे तब वो परेशानी का कारण बनेगा किस देश के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए अभी से वो परेशानी का एक कारण है। उसकी वजह ये है कि ये जो विपक्ष की जो दल हैं वो कई राज्यों में सरकार में हैं और वो करीब 280 से 90 सीट उनके अंदर में आ जाते हैं आज की तारीख में। मतलब मैं अगर पूरब की बात कर लेता हूँ तो 117 सीटें हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा को मिला के, यहाँ पे विपक्ष है। उसी तरीके से दक्षिण की बात कर लेते हैं, 130 सीटें आती हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। अगर उत्तर की बात कर लेते हैं तो पंजाब और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावे अभी छत्तीसगढ़ में भी सरकार शायद संभावना दिख रही है कि 2023 का जो चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में विधानसभा का, उसमें शायद कांग्रेस की वापसी हो जाए। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक कड़ी चुनौती देने की स्थिति में दिख रही है कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो 290 से ज़्यादा सीटों पर उसका असर पड़ सकता है। ये कोई फार्मूला अपने आप में इस चीज़ को लेके नहीं है कि ये जीत सुनिश्चित करता है और हार निश्चित करता है बीजेपी की, लेकिन ये चिंता का कारण जरूर बन सकता है। क्योंकि भारत की जनता एक बड़ा जो तबका है वो गरीबी रेखा के करीब का है और उसको थोड़े फ़ायदे अगर कहीं पे नज़र आते हैं तो उस पे उसके छलावे में, इस तरीके के वायदों के छलावे में उसका फंस जाना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो उसके लिए उसको दोष देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका काट ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को सोचना होगा। क्योंकि बजट सत्र हर एक राज्य में होगा लोकसभा चुनाव के पहले और वहाँ पे वायदों का पिटारा खोलने की कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो उसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, राजनीतिक तौर पे निश्चित तौर से नुकसान उठाने की गुंजाइश ज़्यादा है। और अगर जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करती है तो देश का फ़ायदा है, लेकिन ये तय जनता को करना होगा। फ़िलहाल बीजेपी को चिंता करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। विदा होने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी बात के इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।